हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो प्रीवियस क्लासेस में हम बेटा पीजीबीपी चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने सेक्शन 40 तक कवर कर लिया है। आज की क्लास में बेटा हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज बेटा सेक्शन 40A सब सेक्शन 7 डिसअलाउंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। देखिए सेक्शन क्या बोलता है, आइए समझते हैं। तो देखिए बेटा सेक्शन क्या बोलता है, याद करिए बेटा। ग्रेचुटी फंड के केस में हमने केस ऑलरेडी कवर किया था। ग्रेचुटी फंड सेक्शन 36 में भी हमने कवर किया था। कुछ याद आ रहा है? कोई नहीं बेटा, मैं याद दिलाता हूँ आपको। देखिए ग्रेचुटी फंड में हमने किया था कि अगर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है बेटा। कहाँ पर दो तरह के ग्रेचुटी फंड होते थे बेटा। एक होता था हमारा अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड और एक होता है बेटा हमारा अप्रूव्ड। ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में तो उसके केस में क्या होता था, नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं मिलती थी। ठीक है बेटा। लेकिन अगर वो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में करता है तो उसे डिडक्शन मिल जाया करती थी अंडर सेक्शन 36(1)(5) या 1B, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। एक्चुअल पेमेंट बेसिस, याद करिए बेटा, ड्यू डेट से पहले, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब सेक्शन 40A(7) क्या बात करता है वो देख लेते हैं। सेक्शन 40A(7) बात करता है कि अगर एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, प्रोविजन बना रहा है। देखिए प्रोविजन किस पर्पस के लिए बना रहा है, फॉर ग्रेचुटी फॉर पेमेंट टू एम्प्लॉइज। ठीक है बेटा। प्रोविजन किस लिए बना रहा है, ग्रेचुटी की पेमेंट कर सके अपने एम्प्लॉइज को। तो उस केस में क्या बोलता है लॉ बताता है यहां पर भी दो कैटेगरी होंगी बेटा, एक होगी अप्रूव, एक अनअप्रूव। अगर अनअप्रूव्ड है ग्रेचुटी फंड बेटा तो उस केस में सिंपल याद रखो, कुछ भी नहीं है, नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा। इवन जो बेटा प्रोविजन बनाया गया है इस केस में वो एक्चुअली से क्या है, एक्चुअली से अप्रूव्ड है, तो उस केस में भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। याद रखना अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड के केस में। ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड के केस में। तो उसमें क्या होगा, तो लॉ बोलता है कि जो भी प्रोविजन बनाए जा रहे हैं, प्रोविजन मेड फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्चुअली बिकम पेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो एक्चुअली पेबल है उसी ग्रेचुटी के लिए अगर प्रोविजन बनाए जा रहे हैं तो वो अलाउड हो जाएगा। अलाउड कैसे होगा बेटा, ड्यू बेसिस पर अलाउ हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट। तो सेक्शन 40A(7) किसकी मना करता है, सेक्शन 40A(7) मना करता है अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड के केस में अगर एम्प्लॉयर क्या बना रहा है, उसका प्रोविजन बना रहा है। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है हमारा 40A सबसेक्शन 9, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स टू फंड, ट्रस्ट एटसेट्रा। तो देखिए बेटा लॉ मना कर रहा है, कौन सी पेमेंट को मना कर रहा है, नो डिडक्शन विल बी अलाउड वेयर द असेसी pays in his capacity as an employer any sums towards setting up or formation of or as contribution to any fund, trust, company, AOP, BOI, society registered under the Societies Registration Act or other institution for any purpose। देख क्या बात कर रहा है लॉ बोल रहा है कि डिडक्शन नहीं मिलेगी। किस अमाउंट पर नहीं मिलेगी, अगर कोई असेसी ने जो कि एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है फॉर सेटिंग अप और फॉर्मेशन और कंट्रीब्यूशन, किसे किया जा रहा है, टू एनी फंड, ट्रस्ट, कंपनी, एओपी, बीओआई और सोसाइटी। लेकिन बेटा याद करिए सेक्शन 36 वहां पर हमने पढ़ा था सेक्शन 36(1)(IV), सेक्शन 36(1)(IV)(A), सेक्शन 36(1)(V). वहां पर वो क्या बात करता था कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, कहां पर कंट्रीब्यूट करता है, किसी अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में, या 80CCD जो पेंशन स्कीम होती है उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है, तो वो डिडक्शन तो मिल जाएगी एसएससी को। लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स सेटिंग अप या फॉर्मेशन के लिए,
या कंट्रीब्यूशन कर रहा है किसी फंड को, ट्रस्ट, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई, बेटा उसे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। कुल मिला के क्या समझ आया? कुल मिला के ये समझ आया कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है बेटा तो कोई डिडक्शन नहीं मिल रही, ठीक है। अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर तो कोई डिडक्शन नहीं मिल रही। किसी कंपनी में या एओपी या बीओआई या सोसाइटी में वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। या वो कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहा है किस पर्पस के लिए, फॉर्मेशन के लिए, किसी ट्रस्ट को, फंड को, कंपनी को, एओपी या बीओआई के लिए तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन बेटा ध्यान देना, अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो 35D में मिल जाएगी। चलिए बेटा, आप बात करते हैं सेक्शन 41 की, प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, जो बताता है कुछ रिसीट्स के बारे में जो क्या हो जाती है, डीम टू बी इनकम हो जाती है अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। इस सेक्शन में बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना, इस सेक्शन में जो भी रिसीट होगी वो रिसीट टैक्सेबल हो जाएगी असेसी के हैंड में, भले ही उसका बिजनेस या प्रोफेशन वो क्या हो गए हों, सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी अगर बंद भी हो गए हैं उसके बिजनेस या प्रोफेशन तब भी उसके हैंड में वो टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 की, रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। रेमिशन हो रहा है या सेसेशन हो रहा है ट्रेडिंग लायबिलिटी का, तो उस केस में क्या होगा, देखिए समझिए। किसी प्रीवियस ईयर में अगर एसएससी का कोई लॉस हुआ था या एक्सपेंडिचर हुआ था या कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी थी, ठीक है बेटा, और इन तीनों की उसे डिडक्शन मिल चुकी है एक सर्टेन प्रीवियस ईयर में, लेकिन जब फर्दर प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आया, वो जो लॉस था या एक्सपेंडिचर था या ट्रेडिंग लायबिलिटी थी, उसके रेस्पेक्ट में असेसी क्या करता है, इनकम रिसीव कर लेता है। जैसे बात करें, एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है बेटा, इनका ये पीएनएल अकाउंट है, इनका क्या हुआ, इन्होंने एक एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया प्रीवियस ईयर 2019-20 में, ठीक है बेटा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया। कैसा एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, ये उन्होंने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया था टूवर्ड्स रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। अब ये जो रिपेयर्स ऑफ मशीनरी उन्होंने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया था प्रीवियस ईयर 19-20 में, इन्होंने उसकी क्या ले ली होगी, डिडक्शन ले ली होगी बेटा, ठीक है। अब हुआ क्या, प्रीवियस ईयर 2020-21 में ये जो रिपेयर्स की अमाउंट इन्होंने इनकर्ड की थी, ये इन्हें रीइंबर्स कर दी कंपनी ने। जो मशीन जिस कंपनी की थी उसने रिपेयर की जो अमाउंट थी ये रीइंबर्स कर दी। कंपनी ने ऐसा बताया कि जितने भी उस लॉट में या बैच में वो मशीन बनी थी, जितने भी लोगों ने खरीदी वो मशीनरी, उन सब में ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कंपनी अपनी पॉकेट से पे करेंगी उस रिपेयर के एक्सपेंसेस। तो इस वजह से असेसी को ये जो अमाउंट है बेटा रिटर्न हो गई, रीइंबर्स होगी। तो लॉ बोलता है जैसे ये अमाउंट उन्हें रिटर्न होगी, जिस प्रीवियस ईयर में उसे मिल रही है उस प्रीवियस ईयर की क्या हो जाएगी, ये डीम टू बी इनकम हो जाएगी, ठीक है बेटा, डीम टू बी इनकम, ठीक है। दूसरी बात लॉ बोलता है, इन केस मिस्टर ए ने केवल बिजनेस जो किया प्रीवियस ईयर 1920 तक ही किया, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, तब उसके बाद में उन्हें ये रीइंबर्स हो रही है अमाउंट, तो उस केस में क्या होगा, तो लॉ बोलता है प्रीवियस ईयर 2021 में भले ही असेसी का बिजनेस सीजेस टू एग्जिस्ट हो, लेकिन उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएंगी एज पीजीबीपी इनकम, ठीक है बेटा, समझ आ गया इतना। चलिए, तो सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि वो जो लॉस है या एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग लायबिलिटी वो क्या होनी चाहिए, या तो अलाउंस उसका मिला हो किसी प्रीवियस ईयर में, या उसकी डिडक्शन मिली हो, तभी वो डीम टू बी इनकम होगा। अगर उसे अलाउंस या डिडक्शन नहीं दी गई है एसएससी को, तो बेटा वो डीम टू बी इनकम नहीं माना जाएगा। समझ आ गया इतना पॉइंट। चलिए बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, समझते हैं ट्रेडिंग लायबिलिटी कैसे डील की जाती है। तो देखिए बेटा, ट्रेडिंग लायबिलिटी का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज मिस्टर ए का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, मिस्टर ए ने क्या किया, लोन लिया हुआ है बेटा, लोन लिया हुआ है किससे, मिस्टर एस एक पर्सन है, उनसे लोन लिया हुआ है, ठीक है। लोन कितनी अमाउंट का ये उन्होंने लिया हुआ है, ये लिया हुआ है बेटा 10 लाख का, ठीक है। और मिस्टर ए जो हैं उन्होंने अपनी 2019 और 20 की जो बैलेंस शीट है उसमें ये आउटस्टैंडिंग करके दिखाया हुआ है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है लोन उनका, अभी तक पेमेंट नहीं हुई, ठीक है बेटा। चलिए अब होता क्या है,
2020-21 में 2020 और 21 में मिस्टर एस जो है वो बेटा क्या हो जाते हैं, कोरोना वायरस हो जाता है इन्हें, और ये क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाता है। और आगे पीछे इनका कोई नहीं था, कोई लीगल हेयर भी नहीं है इनका जो इनके बेसिस पे अमाउंट रिकवर कर सके। ये बात पता चलती है मिस्टर ए को, और मिस्टर ए क्या कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग लोन जो था अपनी बुक्स में क्या कर देते हैं बेटा, राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें नहीं देना है पैसा, बुक्स में राइट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 41(1) अब रोल में आएगा। सेक्शन 41(1) बोलता है कि जैसे आपने बुक्स में ये राइट ऑफ की, ट्रेडिंग लाइबिलिटी, ट्रेडिंग लाइबिलिटी का क्या हो गया इस केस में, एसएससी को रेमिशन हो गया। ठीक है, तो जैसे ये बुक्स में राइट ऑफ करेंगे इस ट्रेडिंग लाइबिलिटी को, सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 बोलता है ये इनकम मान ली जाएगी मिस्टर ए की, यानी ये क्या हो जाएगी, डीम टू बी इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर प्रीवियस केस में हमने एग्जाम्पल लिया था कि 2019-20 में मिस्टर ए का बिजनेस बंद हो गया था। इन केस अगर यहाँ पर बिजनेस बंद होता है मिस्टर ए का तो क्या होगा, तो सेम आंसर है बेटा, मिस्टर ए का अगर यहाँ पर बिजनेस बंद होता है तब भी ये पीजीबीपी की इनकम उनकी मानी जाएगी। अब एक और बात समझिए बेटा, अभी तक हमने क्या किया, हमने एक्सपेंडिचर या लॉस या ट्रेडिंग लायबिलिटी का जो भी ट्रीटमेंट है वो समझा, और साथ में ये समझा कि बिजनेस जो है असेसी का सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सारे केस तो ऐसे नहीं होने वाले कि जहाँ पर बिजनेस बंद हो जाए असेसी का। कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि असेसी जो होता है वो बिजनेस को क्या करता है, सेल कर देता है, यानी बिजनेस का कौन आ जाता है, सक्सेसर। इनकम तो मिस्टर ए की थी, टैक्सेबल किसके हैंड में होगी, तो लॉ बोलता है कि जहां पर सक्सेसर और प्रीडेसेसर का कंसेप्ट आएगा उस केस में सक्सेसर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी ये इनकम। लेकिन कब होगी, ध्यान दीजिए, फर्स्ट जहां पर सक्सेसर कौन है, अमलगमेशन के थ्रू अमलगमेटेड कंपनी है, तो उस केस में जो सक्सेसर अमलगमेटेड कंपनी उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। जहां पे एक फर्म सक्सीड होगी वो दूसरी फर्म से, तो उस केस में जो अदर फर्म है उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। वन पर्सन इज सक्सीडेड बाय अनदर पर्सन इन द बिजनेस और प्रोफेशन, तो उस केस में जो है बेटा जो सक्सेसर है अदर पर्सन उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। डीमर्जर के केस में जो रिजल्टिंग कंपनी होगी उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई इतनी बात। तो क्या बोलता है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर एक असेसी जिसने किसी लॉस, एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग लायबिलिटी की अलावेंस ले रखी है, डिडक्शन ले रखी है किसी प्रीवियस ईयर में, और फर्दर प्रीवियस ईयर में वो अलावेंस या एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग लायबिलिटी क्या हो जाती है, रेमिट हो जाती है या सेसेशन हो जाती है, खत्म हो जाती है, जैसे हमने बात की थी लोन के केस में मिस्टर ए के, तो उस केस में जो भी ये रेमिशन या सेसेशन हो रहा है असेसी की ये डीम टू बी इनकम हो जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी, किस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में रेमिशन या सक्सेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। दूसरी बात वो बोलते हैं अगर बिजनेस असेसी का सीजेस टू बी एग्जिस्ट हो गया है, जिस प्रीवियस ईयर में रेमिशन या सेसेशन हो रहा है, तो लॉ बोलता है उस केस में भी ये इनकम मानी जाएगी असेसी की अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है। तीसरी बात वो बोलते हैं कि अगर असेसी का जो बिजनेस है वो सक्सीड कर लिया है किसी अदर पर्सन ने, तो उस केस में अगर असेसी को रेमिशन या सेसेशन होता है किसी एक्सपेंडिचर लॉस या ट्रेडिंग लायबिलिटी का, तो उस केस में जो सक्सेसर है उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी ये इनकम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज बेटा सेक्शन 41 सबसेक्शन 2, 3 एंड 4। देखिए याद करिए, सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 बात करता था बैलेंसिंग चार्ज की, ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया बेटा। जिस बच्चे की क्लास मिस हो गई है वो उसे देख सकता है, ये पीजीबीपी के पार्ट नंबर 2 में है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज 41 सबसेक्शन 3, ये आज हमें करना है बेटा, ये साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड इनकम के बारे में ये बात करता है। 41 सबसेक्शन 4 ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं बैड डेट्स के साथ, जो हमारा पार्ट 5 है पीजीबीपी का, उसमें ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है। ठीक है बेटा, तो समझते हैं बेटा साइंटिफिक रिसर्च के केस में क्या डीम टू बी इनकम होती है। आइए चलिए बात करते हैं।
तो बेटा इस केस में बात चल रही है सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो असेट आई हुई थी उनकी सेल के बारे में बात चल रही है। ठीक है, रिसर्च असेट्स। चलिए अब लॉ क्या बोलता है, देखिए दो कंडीशन अराइज होंगी। पहली कंडीशन क्या अराइज होगी, या तो असेसी ने उस असेट को बिजनेस में यूज किया हो, यानी सेल कब कर रहा है, सेल आफ्टर यूजिंग असेट इन बिजनेस। ठीक है बेटा। और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि असेसी ने बिजनेस में यूज ही नहीं किया असेट और तब सेल कर दी, यानी सेल बिफोर यूजिंग असेट इन बिजनेस। ठीक है बेटा। अब दो सिचुएशन हो गई हमारी, तो उस केस में कैसे होगा, देखिए लॉ बोलता है कि अगर असेसी यूज करने के बाद, असेट को यूज करने के बाद उसकी सेल करता है तो क्या होगा। तो याद करो बेटा, साइंटिफिक रिसर्च के केस में जो एक्चुअल कॉस्ट होती है असेट की वो क्या हो जाती है, वो निल हो जाती है। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 की जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें हमने पढ़ा था साइंटिफिक रिसर्च के केस में जो एक्चुअल कॉस्ट होती है एसेट की वो निल होती है। ठीक है बेटा, तो निल हो गई एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन जब असेसी सेल कर रहा है उस असेट की तो सेलिंग प्राइस कुछ ना कुछ तो रिसीव करेगा। तो लॉ यहां पर बोलता है कि जितनी भी अमाउंट असेसी को रिकवर होगी, सेल प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, जितना भी असेसी को ये बैलेंस अमाउंट बचेगी ये क्या हो जाएगी बेटा, ये टैक्सेबल हो जाएगी एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं, सेल बिफोर यूजिंग असेट इन बिजनेस। अब असेट जो है असेसी बिजनेस में यूज नहीं कर रहा, डायरेक्ट बेच रहा है, तो उस केस में क्या होगा। लॉ ने बताई बेटा दो कंडीशन। फर्स्ट उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप उसका देखो सेल प्राइस, असेट का जो भी है सेल प्राइस चेक करें, और दूसरा क्या देखें उसका, दूसरा देखें उसकी डिडक्शन जो ऑलरेडी ले ली गई है असेसी द्वारा। देखिए डिडक्शन कहाँ लेता था असेसी, याद करिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है 35(1)(4) में डिडक्शन ले लिया करता था। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज IV या 4, इसमें वो डिडक्शन ले लिया करता था। कितनी मिलती थी, 100% मिल जाया करती थी। ठीक है बेटा, तो असेट यूज कर रहा है असेसी सबसे पहले बिजनेस में, तो दो कंडीशन हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उसका सेल प्राइस, फिर देखेंगे डिडक्शन कितनी ली, जो दोनों में लोअर होगा बेटा, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, वो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड PGBP। ठीक है बेटा, समझ आ गया इतना। लेकिन दूसरी सिचुएशन इसमें और अराइज होती है, वो क्या सर, देखिए समझिए। अगर सेल प्राइस जो है बेटा, सेल प्राइस एक्सीड करता है, किससे एक्सीड करता है, एक्चुअल कॉस्ट से असेट के, तो उस केस में क्या होगा, ये जो सेल प्राइस जितना एक्सीड कर रहा है कॉस्ट से वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। दो केस थे। अब बात करते हैं सेक्शन 41(3) की। ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये बात करता है बेटा सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 और इसे डील करता है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। ठीक है बेटा, समझ आ गया। सेक्शन 41 1 2 3 4 सब हमने कवर कर लिए हैं। अब सेक्शन 41 सब सेक्शन 5 की डील करते हैं कि होता क्या। देखिए, द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ डिफंक्ट बिजनेस, जैसे कि हमने बात की थी बेटा कि अगर असेसी का बिजनेस सीजेस टू बी एग्जिस्ट हो जाता है तो उस केस में जो भी उसे इनकम मिला करती थी, रेमिशन या सेसिशन होता था अगर, तो वो टैक्सेबल हो जाती थी उसके अंडर द हेड PGBP। ये हमने समझा था प्रीवियस सेक्शन में। अब लॉ क्या बोल रहा है, सेक्शन 41 सबसेक्शन 5 में लॉ बोल रहा है कि अगर असेसी को कोई इनकम हुई है डीम्ड एज पर सेक्शन 41, और ये जो इनकम है असेसी की बिजनेस से रिलेट करती है, कौन से बिजनेस से रिलेट करती है, जो बिजनेस असेसी का बंद हो गया है, तो उस केस में अगर उस बिजनेस का कोई अनएब्जॉर्ब्ड लॉस बचा हुआ था, ये अनएब्जॉर्ब्ड लॉस जो था वो क्या होना चाहिए, अदर देन स्पेकुलेशन लॉस ये होना चाहिए। तो इन केस असेसी को डीम्ड इनकम हुई है अंडर सेक्शन 41 रिलेटिंग टू अ बिजनेस दैट हैड सीजेस टू एग्जिस्ट, तो उस केस में असेसी के बिजनेस में क्या था, अनएब्जॉर्ब्ड लॉस बचा हुआ था,
तो लॉ बोलता है कि ये जो अनएब्जॉर्ब्ड लॉस है ये उस इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, ये वो बात करते हैं। ठीक है बेटा। दूसरी बात एक ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जो अनएब्जॉर्ब्ड लॉस होता है हमारा, उसको कैरी फॉरवर्ड करने का जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो होता है 8 असेसमेंट ईयर होता है, यानी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड वो कर लिया जाता है। लेकिन लॉ यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दे रहा है एसएससी, अगर डीम टू बी इनकम अराइज हो रही है अंडर सेक्शन 41 में एसएससी को, तो इस केस में भले ही उस लॉस को 8 साल से ज़्यादा का पीरियड हो चुका है तब भी वो सेट ऑफ कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा बेटा सेक्शन 41। नेक्स्ट इज बेटा सेक्शन 43 ए चेंजेस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। देखिए ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन डील करता है उस असेसी का केस जिस केस में असेसी ने असेट जो परचेज की है अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए किसी फॉरेन कंट्री से परचेज की है। तो फॉरेन कंट्री से परचेज करी है तो वहां पर बेटा फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब जब ट्रांजैक्शन में फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो फॉरेन करेंसी की जब वो पेमेंट करेगा तो उस केस में उसकी लायबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर रुपी स्ट्रांग हो गया तो बेटा क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी लायबिलिटी, और रुपी की वैल्यू अगर डेप्रिशिएट हो गई तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में ये जो फ्लक्चुएशन है इसे कैसे हैंडल करेंगे ये बताता है सेक्शन 43A। आइए देखिए समझते हैं बेटा 43A क्या बताता है। आइए बेटा बात करते हैं, एक असेसी है मिस्टर राम, और मिस्टर राम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, जिसका प्राइस कितना है, $1 लाख। ये $1 लाख की उन्हें पेमेंट करनी है। ठीक है, अब देखिए जब उन्होंने ये मशीनरी परचेज करी थी उस समय जो $1 का रेट था वो था बेटा ₹70। ठीक है, क्रेडिट पे उन्होंने ये परचेज किया है बेटा, अभी इसकी पेमेंट नहीं की। इनकेस अगर वो पेमेंट कर देते हैं इसकी तो बेटा ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। असेसी ने क्रेडिट पे कोई मशीनरी परचेज की है तब ये बात चल रही है। ठीक है, तभी तो फ्लक्चुएशन का केस अराइज होगा। जिस दिन उन्होंने अगर परचेज कर ली और पेमेंट कर दी तो फ्लक्चुएशन का केस अराइज ही नहीं होगा। समझ आ गया? चलिए अब ये जो $1 लाख हैं, ये मान के चलते हैं ये डेट है बेटा 1/4/2019 हम मान लेते हैं, उस दिन उन्होंने परचेज की। तो बताएं ज़रा पेमेंट कितनी करनी थी उन्होंने, कितनी बुक्स में अपनी लायबिलिटी शो की होगी? उन्होंने की होगी बेटा 70 लाख रुपीस। ठीक है, ये 70 लाख रुपीस की उन्होंने लायबिलिटी शो की होगी। पेमेंट की जो डेट डिसाइड की गई वो डेट डिसाइड की गई, सपोज मान के चलें 31 दिसंबर 2019, ये डेट डिसाइड की गई। अब उस डेट को डॉलर जो है बेटा $1 इक्वल्स टू 68 रुपीज हो गया। ठीक है, पेमेंट कितनी करनी थी उन्होंने? $1 लाख की। अब यहां पर असेसी कितनी पेमेंट करेगा? असेसी यहां पर जो है पेमेंट करेगा ₹68 लाख। क्या हो गया यहाँ पे? पेमेंट इंक्रीज हो गई डिक्रीज हो गई? सर पेमेंट डिक्रीज हो गई, फ्लक्चुएशन हो गई बेटा। समझ आ गया? ये फ्लक्चुएशन की बात करते हैं। अब लॉ बोलता है देखिए 70 लाख रुपीज़ जो है असेसी ने अपनी परचेस कॉस्ट दिखाई होगी बुक्स में। अब 68 लाख की वो पेमेंट कर रही, ये 2 लाख का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करेगा? तो लॉ बोलता है देखिए जब भी असेसी ने क्या खरीदी है बेटा, असेसी ने खरीदी है मशीनरी, और मशीनरी खरीदी है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी वो क्लेम करेगा, और डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा बेटा ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट आ जाएगा, याद करिए। तो यहां सिंपल लॉ बोलता है कि ये जो 2 लाख रुपीज है मशीनरी का जो ब्लॉक होगा वहां से एडजस्ट हो जाएगा, यानी ब्लॉक में से एडजस्ट करेंगे। ब्लॉक में अगर सिंगल ये ही मशीनरी है तो 70 लाख उसकी वैल्यू दिखाई होगी एसएससी ने, उसमें से 2 लाख जो है वो रिड्यूस कर देगा, 68 लाख हो जाएगी। इन केस बेटा ध्यान दें, अगर 31 दिसंबर 2019 को ये जो $1 की वैल्यू है ये हो जाती है बेटा 75 रुपीज़, तो क्या होगा? तो सर अब पेमेंट उसे करनी होगी 75 लाख रुपीज़ की। अब ये जो बेटा एक्सेस के 5 लाख रुपीज़ हैं इन्हें क्या करेंगे? इन्हें बेटा ब्लॉक में ऐड कर देंगे, तो ब्लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर 75 लाख हो जाएगी। सिंपल इतनी वो बात करता है।
ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये था हमारा सेक्शन 43A जो बात करता था फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 43B, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बेटा, 43B हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट अब है बात 43CA की। देखिए ये जो सेक्शन है बेटा, जब हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन्स में 50C, उससे रिलेट करता है ये सेक्शन। तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको 50C, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही स्टार्ट होगा बेटा कैपिटल गेन्स का, तो उस चैप्टर में मैं आपको इस सेक्शन को कोरिलेट करा दूंगा। ठीक है, बहुत ही इजी सेक्शन है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 50C और 43C सेम है बेटा, कोई चेंज नहीं है, बस एप्लीकेबिलिटी का चेंज है। चलिए अब करते हैं कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट सेक्शन 44AA। अब समझते हैं बेटे कौन कौन से ऐसे असेसीज हैं जिन्हें कंपलसरीली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए मैं इसे आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें बेटा हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और 3 कैटेगरी को भी फिर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला केस हम लेंगे नोटिफाइड प्रोफेशनल्स का। नोटिफाइड प्रोफेशनल्स, ठीक है बेटा, ये प्रोफेशनल्स हैं तो ये क्या कैरी करते होंगे, अपना प्रोफेशन कैरी करते होंगे। ठीक है, अब इसमें 2 कैटेगरी क्या हमारी बनेगी, एक होगी एग्जिस्टिंग बिजनेस या प्रोफेशन की, एग्जिस्टिंग बिजनेस या प्रोफेशन। ठीक है बेटा, दूसरी होगी बेटे हमारे न्यू बिजनेस या प्रोफेशन, न्यू बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है बेटा, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले नोटिफाइड प्रोफेशनल के बारे में बात की गई है। नोटिफाइड प्रोफेशनल क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ बेटा, लेकिन पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं कि कब मेंटेन करना है इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट को कंपलसरली। सबसे पहली बात लॉ बोलता है कि अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में असेसी की जो ग्रॉस रिसीट है, हम यहाँ पर ग्रॉस रिसीट वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हैं, ग्रॉस रिसीट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो क्या है, प्रोफेशनल्स हैं बेटा। ठीक है, उनका कोई टर्नओवर नहीं है, प्रोफेशनल्स का ग्रॉस रिसीट होता है, वो प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉ बोल रहा है कि अगर जो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उनकी ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर जाती है किससे, 1,50,000 से बेटा, एक्सीड करती है किससे, 1,50,000 से, इन all the 3 years, in all the 3 years immediately preceding the relevant previous year। यानी जिस प्रीवियस ईयर हम चेक कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट वाली कंडीशन, हम देखेंगे कि उस प्रीवियस ईयर से पिछले जो 3 प्रीवियस ईयर हैं उसमें क्या 1,50,000 से उनकी ग्रॉस रिसीट एक्सीड करी है। आंसर इज यस, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। अगर 1,50,000 तक ही है तो बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये बात किसकी थी, एग्जिस्टिंग प्रोफेशन की बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू प्रोफेशन की। तो नोटिफाइड प्रोफेशनल न्यू प्रोफेशन कर रहे हैं तो लॉ सिंपल बोल रहा है कि अगर उन्हें लगता है कि जिस प्रीवियस ईयर में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है उस प्रीवियस ईयर में क्या हो, ग्रॉस रिसीट उनकी 1,50,000 से एक्सीड कर जाए तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। ठीक है, सिंपल ये कंडीशन है और कुछ नहीं। तो ये बेटा हमारा नोटिफाइड प्रोफेशनल का केस हो गया ख़त्म यहाँ पर। अब सेकंड केस करते हैं। सेकंड जो अब बात करने वाले हैं हम करेंगे इंडिविजुअल्स और एचयूएफ की, इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। तो लॉ सिंपल बोलता है, देखिए न्यूली अगर बिजनेस या प्रोफेशन है तो उस केस में सिंपल चेक करना है कि असेसी की अगर इनकम, ध्यान देना बेटा, इनकम या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स, ठीक है बेटा, या टोटल सेल्स, हम टर्नओवर को टोटल सेल्स भी बोलते हैं, अगर ये एक्सीड करती हैं बेटा किससे, 2,50,000 से, कब, इन एनी वन ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी जिस प्रीवियस ईयर में हम चेक कर रहे हैं कि एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं उससे पिछले 3 प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे कि अगर एसएससी की इनकम, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट या टोटल सेल्स 2,50,000 से ज़्यादा एक्सीड कर रही है किसी भी साल में, पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में,
तो उस केस में असेसी को बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी हो जाएंगे। न्यू बिजनेस और प्रोफेशन के केस में सिंपल, अगर इनकम या टर्नओवर या टोटल रिसीट या ग्रॉस रिसीट्स या टोटल सेल एक्सीड करती है किससे, 2,50,000 से, उसे लगता है कि 2,50,000 से ज़्यादा मेरी एक्सीड कर जाएगी, तो उस केस में वो इंडिविजुअल या एचयूएफ उसे मैंडेटरी हो जाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर उनकी बात की जा रही है बेटा, जैसे कंपनी हो गई, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, उन सब की बात कर रहा है। तो समझते हैं लॉ यहाँ क्या बोलता है। देखिए लॉ सिंपल बोल रहा है, पहले वो बोलता है कि इनकम, अगर असेसी की इनकम, एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन की बात करते हैं बेटा, अगर इनकम किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 1,20,000 से ज़्यादा। और दूसरा वो बोलते हैं टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट या बेटा हमारा टर्नओवर, ये क्या है, 10 लाख से ज़्यादा। ठीक है बेटा, एक्सीड कर जाते हैं, कब कर जाते हैं, इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग द अकाउंटिंग ईयर, यानी जिस प्रीवियस ईयर या अकाउंटिंग ईयर में हम चेक कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट वाली लिमिट, उससे पिछले 3 साल में हम देखेंगे किसी भी एक साल में अगर इनकम 1,20,000 से ज़्यादा एक्सीड कर गई या टोटल सेल या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर गई, तो बेटा उस केस में इन पर्सन्स को मैंडेटरी हो जाएगा क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। ठीक है बेटा, एक बात बेटा ध्यान देना, ये जो पर्सन हम यहाँ कर रहे हैं अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, इसमें नोटिफाइड प्रोफेशनल भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए अब न्यूली बिजनेस या प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल वहाँ पर भी क्या है बेटा, इनकम चेक करिए, एसएससी की इनकम कितनी है, 1,20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, या एसएससी की टोटल सेल्स या टोटल टर्नओवर या बेटा ग्रॉस रिसीट्स वो किससे ज़्यादा हों, 10 लाख से ज़्यादा हों। और ये कब होनी चाहिए, उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में एसएससी क्या कर रहा है, अपना न्यूली सेटअप कर रहा है बिजनेस या प्रोफेशन, उसे लगता है कि उसकी इनकम 1,20,000 से ज़्यादा हो जाएगी या टर्नओवर लगता है 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। यहाँ पर बेटा हमने सेक्शन 44AA1 यानी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 कवर कर लिया। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे सेक्शन। नेक्स्ट जो सेक्शन बोलता है कि इन केस एक असेसी है जिसने अपनी इनकम किस सेक्शन में दिखाई हुई है, प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखाई हुई है अंडर सेक्शन 44AE। प्रिजम्पटिव बेसिस क्या होता है बेटा, आज हम प्रिजम्पटिव बेसिस वाले सेक्शन करने वाले हैं। सिंपल इसमें क्या होता है, असेसी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता, टर्नओवर के बेसिस पे कुछ एक परसेंटेज के आधार पे उसकी इनकम कंप्यूट कर देते हैं, या हम उसकी इनकम मंथली मान लेते हैं कि ये इनकम उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में सेक्शन क्या बोलता है कि अगर एक पर्सन जिसने कौन सा सेक्शन लिया हुआ है, प्रिजम्पटिव बेसिस का सेक्शन लिया हुआ है 44AE, तो उस केस में भी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी नहीं है बनाना। लेकिन बेटा एक ध्यान दें, यहाँ पर लॉ बोल रहा है कि अगर एक असेसी जो 44AE यानी प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम क्लेम कर रहा है, लेकिन क्लेम करते समय बोलता है कि जितनी मेरी इनकम इसमें आ रही है उससे मेरी कम इनकम है, तो उस केस में उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए लॉ क्या कहता है, लॉ ये बोल रहा है कि अगर एक एसएससी जिसने 44AE ले लिया था, कब ले लिया था बेटा, प्रीवियस ईयर 1920 में ले लिया था। ठीक है, अब जब बात आई 2020 की, तो उसने प्रेजेंटिव इनकम को चेक किया कि मेरी प्रेजेंटिव इनकम में कितना आ रहा है, प्रॉफिट, सपोज मान के चलिए प्रॉफिट उसका आ रहा है 10 लाख, तो एसएससी बोलता है नहीं ये तो ज़्यादा आ रहा है, अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूं तो मेरे कम आएगा, तो उस केस में लॉ बोल रहा है कि वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाएगा उस एसएससी के लिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, where the provision of section 44AD subsection 4 are applicable in his case and his income exceed the basic exemption limit in any previous year। देखिए क्या बात करते हैं यहाँ पर, असेसी ने क्या किया, 44AD ले लिया सेक्शन, ये भी बेटा प्रेजेंटिव इनकम का सेक्शन है,
इस केस में बेटा एक लिमिट होती है कि अगर एसएससी ने एक प्रीवियस ईयर के लिए वो ले लिया या फिर एक असेसमेंट ईयर के लिए ले लिया तो अगले 5 असेसमेंट ईयर के लिए उसे वो सेक्शन मैंडेटरी है लेना। इन केस सिर्फ वो एक प्रीवियस ईयर के लिए लेता है या असेसमेंट ईयर के लिए लेता है और अगले असेसमेंट ईयर में वो 44 एडी नहीं लेता तो लॉ बोलता है 44 एडी से वो 5 सालों के लिए बाहर हो जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट उसे मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाएगा अगर असेसी की जो इनकम है वो 2,50,000 को एक्सीड करती है बेटा। ठीक है, समझ आया कि असेसी अगर 44 एडी नहीं लेता तो 5 सालों के लिए बाहर हो जाएगा, प्लस उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कब करना मैंडेटरी होगा, जब उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसे एक्सीड करे उस प्रीवियस ईयर की, यानी 2,50,000 को एक्सीड करे। ये सेक्शन बात करता है। ठीक है, यानी अगर एक असेसी जिसने 44 एडी ले लिया, कब लिया बेटा, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, और नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जब आया 2020, 21, 22 उसमें वो बेटा क्या करता है 44 एडी नहीं लेना चाहता, बोलता है बेटा ये अगले 5 सालों के लिए, अगले कौन से असेसमेंट ईयर 21, 22 से जो नेक्स्ट 5 ईयर्स आएंगे, कौन से आएंगे बेटा, ये आएंगे बेटा असेसमेंट ईयर 22, 23 से लेके असेसमेंट ईयर 26, 27 तक। तो लॉ बोलता है कि यहाँ से वो बाहर हो जाएगा, 44 एडी नहीं ले सकता इन 5 सालों में, और इन 5 सालों में उसे क्या करना पड़ेगा, 44 एबी के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। ये वो बात करता है सेक्शन। समझ आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं वो कौन सी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो मेंटेन करने होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिफाइड प्रोफेशनल्स क्या होते हैं। तो आइए समझिए नोटिफाइड प्रोफेशनल किसे बोलता है। लॉ बोल रहा है नोटिफाइड प्रोफेशनल्स आर एज द प्रोफेशन ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रोफेशन ऑफ फिल्म आर्टिस्ट, एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर एंड ड्रेस डिजाइनर। ये सब क्या है बेटा, नोटिफाइड प्रोफेशनल है। इसके साथ ही प्रोफेशंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशन या लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशंस और अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन, तो ये सब किस में आती है, नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के पर्व्यू में ये फॉल करते हैं। समझ आ गया नोटिफाइड प्रोफेशनल्स कौन कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सीबीडीटी ने बेटा ये प्रेस्क्राइब किए हुए हैं रूल 6F में, उसमें डिफाइन किए गए कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो मेंटेन करने हैं। आइए देखिए रूल 6F सब रूल 2, कैश बुक बेटा, जर्नल इफ अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन मर्केंटाइल बेसिस, लेजर, carbon copies of bills and receipts issued by the person whether machine number or otherwise in relation to sums exceeding 25 rupees। देखिए 25 रुपए से ज़्यादा का अगर क्या किया जा रहा है बेटा, रिसीट हो रही है या बिल इशू किए जा रहे हैं, वो कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स एंड रिसीट ये मैंडेटरी है बेटा मेंटेन करने। ओरिजिनल बिल्स एंड रिसीट्स issued to the person in respect of expenditure incurred by the person or where such bills and receipts are not issued, payment voucher prepared and signed by the person providing the amount does not exceeding ₹50। तो बेटा ओरिजिनल बिल और रिसीट जो है मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर 50 रुपये से कम की अमाउंट है तो बेटा उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लॉ बोल रहा है। वेयर द कैश बुक कंटेन्स एडिक्वेट पर्टिकुलर्स द प्रिपरेशन एंड साइनिंग ऑफ पेमेंट वाउचर इज नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पर कैश बुक ने एडिक्वेट पर्टिकुलर्स कंटेन है, यानी उसमें एडिक्वेट डिटेल्स भरी जा रही है, लिखी जा रही है, तो उस केस में भी प्रिपरेशन एंड साइनिंग ऑफ पेमेंट वाउचर इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बेटा क्या क्या मैंडेटरी हुआ, कैश बुक हो गई, जर्नल हो गया अगर मर्केंटाइल बेसिस पर अकाउंट है, लेजर हो गया, कार्बन कॉपीज हो गई बिल्स और रिसीट की, जहाँ पर अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है 25 रुपीज़ से ज़्यादा का हो रहा है, और इन केस जो बिल इशू किए जा रहे हैं किसी एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट वो ओरिजिनल बिल मेंटेन करने ज़रूरी हैं बेटा। ठीक है, पेमेंट वाउचर प्रिपेयर करने हैं और साइन करने हैं उस पर्सन के जो उन्हें इशू कर रहा है। साथ ही लॉ बोलता है कि अगर 50 रुपये से कम की अमाउंट है तो कोई ज़रूरत नहीं है पेमेंट वाउचर को मेंटेन करने की। दूसरा, अगर कैश बुक में एडिक्वेट पर्टिकुलर्स हैं तो भी पेमेंट वाउचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इन केस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन मेडिकल प्रोफेशन। तो जो मेडिकल प्रोफेशन में है प्रोफेशनल्स, उन्हें जो 5 चीज़ें ऊपर बताई गई हैं उसके अलावा ये 2 चीज़ें और मैंडेटरी है बेटा मेंटेन करनी। कौन सी? फर्स्ट,
डेली केस रजिस्टर इन फॉर्म 3C, inventory under broad heads of the stock of drugs, medicine and other consumable accessories as on the first day and last of the previous year used for his profession। एक तो बेटा डेली केस रजिस्टर उन्हें मेंटेन करना है फॉर्म 3C में, दूसरा उन्हें इन्वेंट्री रजिस्टर मेंटेन करना होगा। इन्वेंट्री रजिस्टर जो उन्होंने मेंटेन किया है वो ब्रॉडली डिवाइडेड होगा, किसमें, स्टॉक ऑफ ड्रग्स के लिए अलग हेड होगा, मेडिसिन के लिए अलग होगा, या अदर कंज्यूमेबल कोई एक्सेसरीज होगी उसके लिए, साथ ही उनका ओपनिंग और क्लोजिंग भी उसमें मेंशन होगा। एज ऑन द फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर यूज्ड फॉर प्रोफेशन। ठीक है बेटा, समझ आ गया। प्लेस एट विच बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट एंड मेंटेन। अब लॉ बोलता है कि प्लेस कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे या रखे जाएंगे। तो लॉ बोलता है सिंपल, वेयर द पर्सन इज कैरिंग ऑन द प्रोफेशन, जहाँ पे पर्सन क्या कर रहा है, अपना प्रोफेशन कैरी कर रहा है, वहाँ पर रखे। और वेयर देर इज मोर देन वन प्लेस, जहाँ पर एक प्लेस से ज़्यादा पे वो मेंटेन करता है तो कहाँ पर मेंटेन करे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ हिज प्रोफेशन। ठीक है बेटा, समझ आ गया। हाउएवर इफ ही मेंटेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर ईच प्लेस ऑफ हिज प्रोफेशन, सच बुक्स एंड अकाउंट्स में बी केप्ट एंड मेंटेन एट द रेस्पेक्टिव प्लेसेस। देखिए, अगर प्रोफेशनल क्या करता है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है अपने हर प्रोफेशन के लिए, तो उस केस में लॉ बोल रहा है कि जितने भी ये सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं वो रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे मेंटेन होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। आइए, विनोद इज ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट। ये नोटिफाइड प्रोफेशनल हो गया बेटा, ध्यान करिए, फिल्म आर्टिस्ट नोटिफाइड प्रोफेशनल। हिज ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन आर एज अंडर, उसकी जो ग्रॉस रिसीट है प्रोफेशन से वो है, देखिए, फाइनेंशियल ईयर 16-17 1,15,000, फाइनेंशियल ईयर 17-18 1,80,000, फाइनेंशियल ईयर 18-19 2,10,000। What is his obligation regarding maintenance of books of account for the assessment year 2021 under section 44AA of Income Tax Act 1961? अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑब्लिगेशन बताएं मिस्टर विनोद की किस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ हिज बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो बेटा याद करिए, नोटिफाइड प्रोफेशनल के केस में सेक्शन 44AA सब सेक्शन 1 क्या बोलता था, दो कैटेगरी डिफाइन करता था, एग्जिस्टिंग प्रोफेशन और न्यू प्रोफेशन। एग्जिस्टिंग प्रोफेशन में क्या बताया गया, पिछले 3 साल हम चेक करेंगे। कौन से पिछले 3 साल, जिस साल में हम ये ऑब्लिगेशन चेक कर रहे हैं एसएससी की, और उन पिछले 3 सालों में हम क्या देखेंगे कि अगर एसएससी की ग्रॉस रिसीट 1,50,000 से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तीनों सालों में, तभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे उस नोटिफाइड प्रोफेशनल के केस में, अदरवाइज नो। यानी तीनों सालों में देखो 1,50,000 से एक्सीड होती है कि नहीं। सर फाइनेंशियल ईयर 16-17 में नहीं हो रही, बाकी 17-18 और 18-19 में भी हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। समझ आ गया। चलिए बात करते हैं अब उस पीरियड की कि किस पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स जो है मेंटेन किए जाते हैं। तो सीबीडीटी ने बताया यहाँ पर कब तक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। सीबीडीटी ने बताया कि जिस प्रीवियस ईयर में आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर का जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, उस रेलिवेंट असेसमेंट से 6 असेसमेंट ईयर तक और मेंटेन कर लीजिए। यानी क्या बोलता है, सपोज प्रीवियस ईयर 2020-21 चल रहा है और बुक्स ऑफ अकाउंट एसएससी मेंटेन कर रहा है यहाँ, तो लॉ बोलता है कि जिस प्रीवियस ईयर के हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा होगा बेटा, 2021-22। इससे 6 असेसमेंट ईयर जो आएंगे, नेक्स्ट 6 असेसमेंट ईयर जो आएंगे वहां तक मेंटेन कर लीजिए। ये मेंटेन करने होंगे सर 22-23 से लेके 27-28 तक मेंटेन करने होंगे। ठीक है बेटा, समझ आया। यानी कुल मिला के अगर इफेक्टिव हम देखना चाहे इसे, कितने साल हो गए, 6 साल तो बेटा ये हो ही गए, 1 साल ये हो गया बेटा असेसमेंट ईयर। और अगर देखा जाए तो 1 साल के लिए यहाँ पर भी मेंटेन हो गए बेटा, तो ओवरऑल 8 साल आ गए बेटा। हमें एग्जाम में क्या लिखना है, हमें एग्जाम में लिखना है बेटा फॉर ए मिनिमम ऑफ 6 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है बेटा, समझ आ गया।
तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।